गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों उत्कर्ष का करंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिकी है और ये जनवरी 2022 से जून 2022 तक का है और इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है और इसमें दिया हुआ विशेष आकर्षण। तो इस बुक को अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। इसकी प्राइस है जो 80 रुपये है, कुमार गौरव सर का है और इसमें दिया हुआ है अनुक्रमाणिका। और इसको जो हम लोग देखेंगे 50-50 पेज, यानी आज जो देखेंगे 50 पेज, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 50 पेज, ठीक है। और अभी दिया हुआ है वर्तमान पदाधिकारी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ शब्दों का एनर्जी ले लेते हैं। तो वो है ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो वास्तव में दोस्तों ये शब्द जो है बहुत ही सत्यता है और हमें जो है समय रहते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संवैधानिक पदाधिकारी दिया हुआ है राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति। तो अभी जो बनी है राष्ट्रपति वो बनी है, क्या बनी है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये 15वें नंबर की बनी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैं। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल जी हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो 25वें नंबर के बने हैं वो बने हैं आपको श्री राजीव कुमार। और नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक या कैग श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं संसदीय पदाधिकारी। तो संसदीय पदाधिकारी में सभापति राज्यसभा का है एम वेंकैया नायडू। उप सभापति राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह हैं। अध्यक्ष लोकसभा का ओम बिरला जी हैं। और उपाध्यक्ष लोकसभा का पी थम्बी दूर हैं। और महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह है। और महासचिव राज्यसभा का पीसी मोदी हैं। तो ध्यान रखेंगे, सभापति राज्यसभा का एम वेंकैया नायडू, उपसभापति राज्यसभा का हरिवंश नारायण हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का ओम बिरला जी हैं। उपाध्यक्ष लोकसभा का पी थम्बीदुर है। महासचिव लोकसभा का उत्पल कुमार सिंह है। और महासचिव राज्यसभा का पीसी मोदी जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सशस्त्र सेना प्रमुख। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष कौन बने हैं तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक कुमार चौधरी जी। और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष हैं ले जनरल मनोज पांडे, ध्यान रखेंगे। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंकज कुमार सिंह हैं। समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो जी अशोक कुमार बने हुए हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का अतुल करवाल जी हैं। और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का एस.एल. थाउसेन हैं। और महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कुलदीप सिंह हैं। और महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का सिलवर्धन सिंह है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे तीनों सेनाओं के वर्तमान प्रमुख दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अन्य प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो कैबिनेट सचिव राजीव गैबा हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद जी बने हुए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक हैं सामंत गोयल। अध्यक्ष नीति आयोग के हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी, ध्यान रखेंगे ये इम्पोर्टेंट है।
उपाध्यक्ष बने हुए हैं डॉक्टर सुमन बेरी, और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, और कर्मचारी चयन आयोग के हैं एस किशोर। 15वें वित्त आयोग के हैं एन.के. सिंह। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग जो है एन.के. सिंह। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रोफेसर विजय सांपला हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार परिषद डॉक्टर विवेक देवराय हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो हैं नितिन गुप्ता हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एस.एन. सुब्रमण्यम हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं अरुण कुमार मिश्रा। और आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का है पी.डी. बघेल। चेयरमैन एम.सी.आई.ओ. रेलवे बोर्ड के हैं विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड के हैं माधवी पुरी। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के हैं प्रसून जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं निधि छिब्बर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एस सोमनाथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और नीति आयोग के सीईओ हैं आपको परमेश्वर अय्यर। और अध्यक्ष नाबार्ड के हैं गोविंद रिजालू चिंताला। तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद रिजालू चिंताला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य मंत्री और राज्यपाल। तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र औलेकर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और हरियाणा के हैं राजधानी है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ है, और मुख्यमंत्री है भागवत मान, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और हरियाणा के आपके चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर हैं, और राज्यपाल हैं बंडरू दत्तात्रेय। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, और कलराज मिश्र जो है राज्यपाल हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं मंगूबाई पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बिहार की राजधानी है पटना, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राज्यपाल फागू चौहान। झारखंड की राजधानी है रांची, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और राज्यपाल हैं रमेश बैस। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, ठीक है। नेक्स्ट है आपको छत्तीसगढ़, देख लिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और भगवंत सिंह कोश्यारी जो हैं राज्यपाल हैं। गोवा की राजधानी है पणजी, और प्रमोद सावंत जो हैं मुख्यमंत्री, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और बसवराज बोम्बई जो है मुख्यमंत्री हैं, और थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन जो है मुख्यमंत्री, और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और एम.के. स्टालिन जो हैं मुख्यमंत्री, और राज्यपाल आर.एन. रवि। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, और विश्वभूषण हरिचंद्र जो है राज्यपाल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और के चंद्रशेखर राव जो है मुख्यमंत्री। तमिलिसाई सौंदरराजन जो है राज्यपाल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और राज्यपाल
प्रोफेसर गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री हैं आपको ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। जो जगदीप धनखड़ थे दोस्तों, ये अब जो है उपराष्ट्रपति बनने वाले, ये भी ध्यान रखेंगे। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और मुख्यमंत्री पेमा खांडू और बीडी मिश्रा राज्यपाल। नागालैंड की राजधानी है असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और जगदीश मुखी जो है राज्यपाल हैं नागालैंड, ध्यान रखेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और एन बीरेन सिंह जो हैं मुख्यमंत्री हैं और एल के गणेशन जो है ये राज्यपाल हैं। एल के गणेशन जो राज्यपाल, ये कलकत्ता के भी राज्यपाल हैं, ध्यान रखेंगे फिलहाल में। मणिपुर की राजधानी, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और जोराम थांगा जो हैं मुख्यमंत्री हैं और हरि बाबू कंभमपति जो हैं राज्यपाल हैं, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिका सहाय जो है मुख्यमंत्री हैं और सत्येंद्र नारायण आर्य जो है राज्यपाल हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग, कोनराड संगमा जो हैं मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। आइए देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कितने हुए? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू और मनोज सिन्हा जो है राज्यपाल हैं। लद्दाख की राजधानी लेह और राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और बनवारी लाल पुरोहित जो है राज्यपाल हैं। नई दिल्ली की नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और विनय कुमार सक्सेना जो है राज्यपाल हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव की दमन और राज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। पुडुचेरी का पुडुचेरी और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती और इसके प्रफुल्ल पटेल जो है राज्यपाल हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और राज्यपाल है एडमिरल DK जोशी। ये नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए एक एक पॉइंट पेज बाय पेज दोस्तों हम लोग इसको देखते चलेंगे और इसको ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। तो आइए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई है। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधान कस्बे में सलवा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान है, ठीक है। और ये जो है खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, बॉलीवुड, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग ट्रैक सहित खेलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। तो इसको ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मेरठ में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। आइए अब ये कितने करोड़ से बन रहा है? तो 700 करोड़ रुपए से बन रहा है। आइए कुछ और देख लेते हैं। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वैश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी सहित अन्य खेल की सुविधा भी होगी, ठीक है। विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। तो 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों का शिक्षा दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया था, ठीक है। आगे है केरल हाई कोर्ट ने ई फ्लाइंग पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस की सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना शुरू की है, यानी अब हाई कोर्ट में केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी।
ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय एक सेवा है जो राज्य और अपनी सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय की पहली पहल हमारे सभी नागरिकों के दरवाजे पर ई सेवाएं देने की आवश्यकता पर जोर देती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। चीन की शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइन और 508 स्टेशन हैं। तो शंघाई में 20 मेट्रो लाइन है और 508 स्टेशन है, ध्यान रखेंगे। शंघाई चीन के यांगत्जी नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। यह शहर चीन में सबसे अधिक आबादी वाला शहर क्षेत्र होने के साथ साथ विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन शहर है? तो चीन की शंघाई शहर है, ध्यान रखेंगे इसको भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार के उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी, ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार के उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू किया था। तो केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू किया था। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृहिणी सुविधा, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा शुरू किया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को की थी। तो गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया था 26 मई 2018 को। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 यानी 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए हैं। 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई दिए गए हैं। ठीक है, वही हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपया खर्च कर 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखा है। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद में। कौन आधारशिला रखा है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी ऐसे योग कक्ष है जिसमें प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। चिकित्सीय परामर्श के लिए योग कक्ष प्रत्येक छात्र को अलग से प्रशिक्षण के लिए स्थान एवं छोटे समूह की कक्षाएं, प्रसव पूर्व योग के लिए कक्ष, 200 लोगों की बैठक क्षमता वाला एक व्याख्यान कक्ष के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए कक्ष भी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है ODF प्लस यानी खुले में शौच मुक्त। ODF प्लस खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक OTB प्लस गांव की सूची में तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पे है। तो ODF प्लस में सबसे पहला स्थान रखने वाला कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गाँव 35.39% और कर्नाटक में 1,511 गाँव हैं। यानी तेलंगाना के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार ने गाँवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नया तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम बनाया है। कल्याणकारी कार्यक्रम को सुचारू क्रियान्वयन, कड़ी निगरानी, डिजिटल रिपोर्टिंग और
गांव को सुशासन की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक सचिव को तैनात किया गया है। नेक्स्ट है आपको त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म क्या है? श्रीलंका में मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। तेल टैंक फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो चाइना बे में स्थित है। आगे है, इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, 35 वर्ष पूर्व यानी 1987 में ये समझौता की गई थी। इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक में 12,000 किलोमीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फॉर्म और अपर टैंक फॉर्म के रूप में फैला हुआ है। वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस तेल फॉर्म पर काम करने के लिए अपनी श्रीलंकाई सहायता कंपनी लंका आईओसी की स्थापना की थी। वर्तमान में लंका आईओसी के पास 15 टैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सिंप्लीफाई आमोस स्टॉर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। ठीक है, एक अनुमान के तहत गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन यानी 3,730 करोड़ रुपया, $500 मिलियन यानी 3,730 करोड़ रुपए का नगद भुगतान किया है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। आइए नेक्स्ट है कोप्पलटाय क्लस्टर। कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोप्पलटाय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। तो ध्यान रखेंगे, कोप्पलटाय क्लस्टर क्या है? तो कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोप्पलटाय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी प्रकार के खिलौना निर्माण सामग्री शामिल है। टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी बड़ी निर्माण इकाइयाँ होंगी। यह क्लस्टर 400 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी सहित इसमें 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। तो 25,000 प्रत्यक्ष और अब 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2,300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौने निर्माण समूहों को मंजूरी दी थी। इसमें से 3 मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु में एवं 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KG श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है, कौन शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। तो 101वें सदस्य कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति, तो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, फ्रांस के राष्ट्रपति कोप 21 में 121 सौर संसाधन समृद्धि राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। कोप 21 में 121 सौर संसाधन समृद्धि राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी का लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू किया है। ध्यान रखेंगे, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू किया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने। ठीक है, करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली का मांग को पूरा करना के लिए स्थानांतरित करना है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारत में स्थित, तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन रॉक संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने का उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी की इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक का है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 1/5 किलोमीटर की दूर तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से को प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है गैस क्रेटर गेटवे टू हेल या नर्क के द्वार। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष से जल रहे दरवाज़ा गैस क्रेटर या नर्क के द्वार को बंद करने का आदेश दिया है। तो ये कहाँ है, गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार तुर्कमेनिस्तान में है। पिछले 50 वर्ष से ये जल रहा है। अब तुर्कमेनिस्तान दरवाज़ा गैस केटलर में लगी आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने का प्रयास करेगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद। नेक्स्ट है, यह क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक कर दिया गया था। काराकुम की चमक कर दिया गया था 2018 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू बुक। ये ब्लू बुक क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गई, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई है। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। तो ब्लू बुक रूल्स का पालन नहीं किया पंजाब सरकार ने, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक एक तरह का से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीआईपी को सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाले गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है। इसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर इसकी अनदेखी करने का आरोप लगे हैं। आइए अब देखते हैं, ब्लू बुक हो गया, अब येलो बुक देखते हैं। येलो बुक क्या है? ब्लू बुक के अतिरिक्त एक येलो बुक भी होता है जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है। सांसदों और मंत्रियों को
किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसकी जानकारी येलो बुक में होता है। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, आइए देखते हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना ने किया है। ध्यान रखेंगे, इसमें बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक आईबी और सुरेश कुमार भी शामिल हैं। इसमें बलबीर सिंह और सुरेश कुमार भी शामिल हैं। नेक्स्ट है इंदु मल्होत्रा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता है जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। तो ध्यान रखेंगे, इंदु मल्होत्रा वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है और इन्हीं को जो है जांच करने के लिए दिया गया है, इंदु मल्होत्रा को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो दिया हुआ है साहस और न्याय के संकल्प को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो वीर बाल दिवस कब है? तो 26 दिसंबर, ध्यान रखेंगे। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। यह दिन साहिबजादी यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरवार सिंह को शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। चारों साहिबजादे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके और एक सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाना चाहते थे। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, आइए देखते हैं। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोर गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। मोबाइल वैन को केवीआईसी द्वारा अपने बहु विषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेहर में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे 300 केजी शहद तक संशोधित कर सकता है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 केजी शहद का संसाधित कर सकता है। वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्देश्य शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति के अनुरूप मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना तथा ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है। ठीक है, खादी और ग्रामीण उद्योग के बारे में देख लेते हैं। कौन चालू किया है? तो खादी और ग्रामीण उद्योग चालू किया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शुरू में है खादी और ग्रामीण उद्योग, ग्राम उद्योग आयोग ने चालू किया है। ठीक है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। आइए नेक्स्ट दिया देखते हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग के बारे में देख लेते हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017 से 18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम कौन शुरू किया था? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का
जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। ठीक है, तो मैनपुरी जनपद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका जो है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, उनकी पत्नी कौन है? तो मधुलिका, ये भी ध्यान रखेंगे, मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई है। तो 30 अप्रैल 2015 को समझौता हुआ था और 1 अप्रैल 2019 को शुरुआत हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो समय पर वन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। यात्रा वित्त, एरोस्पेस और विमान उद्योग के लिए विमान डेटा की पेशकश करने में विशेषज्ञता रखने वाली संगठन सीरियम द्वारा की गई समीक्षा में हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन, वन टाइम परफॉर्मेंस हेतु चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान दिया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान दिया गया, ध्यान रखेंगे। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान दिया गया है। ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट भारत का 6ठा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो भारत का कौन सा 6ठा व्यस्तम हवाई अड्डा है? विश्व में पहले 3 संस्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा, जापान का फुकुओका हवाई अड्डा और हानेड हवाई अड्डा। ठीक है, तो जापान के 2 हवाई अड्डा है, फुकुओका हवाई अड्डा और हानेड हवाई अड्डा, और संयुक्त राज्य अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा पहले 3 स्थान पे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है, जो बोर्नियो द्वीप से कितना है? तो 2000 किलोमीटर है। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो की इंडोनेशिया हिस्से पर पूर्वी कालीमंताना प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनई के साथ मिलती है। तो नुसंतारा की सीमा किससे मिलती है? मलेशिया और ब्रुनई के साथ भी मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र को बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा। ठीक है, 1949 से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया 1949 में स्वतंत्र हुआ था, तब से ही जकार्ता राजधानी रहा है। राजधानी का जावा द्वीप से बोर्नियो द्वीप में स्थानांतरित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है बढ़ती वित्तीय असमानता। ठीक है, एक और कारण है बढ़ती वित्तीय असमानता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंद्रह से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाले भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लक्षद्वीप ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। ठीक है, इसके साथ लक्षद्वीप सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप, जो 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों को टीकाकरण कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ था।
और लक्षद्वीप ने लगभग सभी बच्चों का टीकाकरण का यह कार्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया था। तो लक्षद्वीप ने 1 सप्ताह के भीतर हासिल कर लिया था। इससे पहले लक्षद्वीप ने अन्य समूह जैसे स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 से अधिक आयु वर्ग में भी 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर, राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी का कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल है। ठीक है, लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में इस राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण के बाद यह ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन है। 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे प्रदर्शन है? जैसलमेर, राजस्थान में। और ये लोंगेवाला जो है भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में जो लड़ाई का केंद्र स्थल था वहाँ पे है। इस ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा है। तो 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है, जिसे 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में तैयार किया है। 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में तैयार किया है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, 225 फीट लंबी है और 150 फीट चौड़ी है, 1400 किलोग्राम का वजन है और इस 49 दिनों में तैयार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला का विरासत का प्रतीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित हुआ है। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो केरल में स्थापित हुआ है, ध्यान रखेंगे। कितने करोड़ का है? तो 86.49 करोड़। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इंक्यूबेटर होगा। इसका केंद्र का बतौर औद्योगिकी भागीदारी टाटा स्टील लिमिटेड के होने की उम्मीद है। इसका केंद्र का बतौर औद्योगिकी भागीदारी कौन होने का उम्मीद है? तो टाटा स्टील लिमिटेड का होने का उम्मीद है। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। केरल सरकार के सहयोग से की जाने वाली इस पहल से राज्य के ज्ञान उद्योग क्षेत्र को तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ड्यूके के डॉक्टर AP जेम्स और सीमेट के डॉक्टर A सीमा परियोजना के मुख्य जांचकर्ता होने के साथ इसका नेतृत्व भी करेंगे। ठीक है, कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। तो ये कार्बन के एक रूप क्या है? ग्रेफाइट से बने ग्राफीन। ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ में स्थापित की गई है। यह सेट ऑफ स्टडी डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में होने वाले वर्ष 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। तो एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस से लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है? तो गौरव खन्ना, ध्यान रखेंगे, ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप वीडियो रोक करके।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह घोषणा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के दौरान की गई है, जो 10 जनवरी से 16 जनवरी 2020 मनाया गया है। तो 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप ऑफ इंडिया पहल का शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल का शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटा सा गांव कुबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। ठीक है, किसको? तो एर्नाकुलम जिले के एक छोटा सा गांव है कुबलंगी। ठीक है, इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की थी। यह कदम उल्लेखनीय पहल का एक हिस्सा है, जिससे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है अवलकाई पहल के तहत कुबलांगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए 5000 मेंस्ट्रुअल कप्स वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है संघीय कॉर्पोरेट टैक्स। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी आय में विविधता लाने हेतु वर्ष 2023 के मध्य में एक कॉर्पोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्षेत्रीय मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। लेकिन जून 2023 में यह 3,75,000 दिरहम मुद्रा से अधिक लाभ पर 9.0% लगान शुरू कर दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में एक मोटरसाइकिल अभियान नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। संस्कृत मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस अभियान का आयोजन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 16 अप्रैल 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अभियान के लिए पूरे देश में 75 बाइकर्स चयन किए गए हैं, जो 6 समूह में यात्रा करते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह अभियान पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल को भी बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एयर इंडिया। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। तो 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। अब इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया के स्वामित्व हासिल कर लिया है। 69 वर्ष बाद फिर से टाटा को मिल गया है। ध्यान रखेंगे, ये टाटा का ही था एयर इंडिया। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। तो किसको मिला है? टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को। एयर इंडिया AIXL के साथ मुख्य रूप से घरेलू अनुसूचित हवाई यात्रा परिवहन सेवा
एयर कार्गो परिवहन सेवा और अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने का व्यवसाय में कार्यरत है। एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज दिल्ली, हैदराबाद, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा बेंगलुरु हवाई अड्डे और कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करती है। एयरलाइन की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ था। तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुआ था? 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ था। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। तो 1946 में नाम बदला गया और एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो लोकसभा सचिवालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक गैस प्रणाली। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह का पहली परियोजना शुरू की है। इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यमी कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप गेल ने सिटी गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की तकनीकी व्यवसाय संभवित स्थापित करने के पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है। पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है। ठीक है। गेल ने सिटी गेट स्टेशन इंदौर में सिलेटी हाइड्रोजन इंजेक्शन अर्थात भरना शुरू किया है। इसे सिलेटी हाइड्रोजन के बाद हरित हाइड्रोजन से बदल दिया जाएगा। आइए देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक। विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटा सा बंदरगाह शहर इज़मुडेन में किया गया है। ठीक है, इज़मुडेन ये कहाँ किया गया है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह इज़मुडेन में किया गया है विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक। ठीक है, नीदरलैंड। समुद्र के लॉक या ताले का उद्घाटन डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, इज़मुडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इज़मुडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इस पर बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। इसे वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना था, मगर तकनीकी कारणों से रहते अब कार्य लगभग संपूर्ण हो गया है। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग $300 मिलियन डॉलर या $338 मिलियन अधिक हो गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला कोयला या मेथनॉल पायलट संयंत्र। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले का मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। ठीक है, तो केंद्रीय भारी उद्योग कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। तो 15 जनवरी 2022 को इन्होंने कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश का समर्पित किया है। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। इसका निर्माण भारत के हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और स्थापित 0.25 TPD क्षमता की CTM पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाला भारतीय कोयले के 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। गैसीकरण या वातियान प्रक्रिया से उच्च राख वाले भारतीय कोयले
का मेथनॉल में रूपांतरण भारत में अपनी तरह का पहला तकनीकी प्रदर्शन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर दोनों देशों का प्रधानमंत्रियों ने 2 अन्य परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया, जिनमें एक अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सौर पीवी फॉर्म का निर्माण भारत के विकास सहयोग के तहत किया जाना है। आइए नेक्स्ट है। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की है कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। तो ध्यान रखेंगे, मॉरिशस ने घोषणा किया है कि एक मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। ध्यान रखेंगे मॉरिशस। कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाटा टिकट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो कौन जारी किया है? तो परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक डाक टिकट जारी किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन पर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। स्मारक डाटा टिकट के डिजाइन में एक स्वस्थ कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीनेशन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए दिखाया गया, जिसमें कोवैक्सीन सीसी को छवि भी है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। 28 जनवरी 2022 को दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को की 92वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया है। किसकी जयंती पे? तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की जयंती, 92वीं जयंती पे। ठीक है, पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय संगीत के विश्व के समक्ष लाने की आग्रह किया है और लोगों को संगीत पर आधारित स्टार्टअप स्थापित करने पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने संस्कृत फाउंडेशन से भारतीय संगीत के वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ था। ठीक है, 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ था। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंग देव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। 35वें सूरजकुंड मेला का उद्घाटन किया है। इस मेला का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया है। तो भागीदार राष्ट्र के रूप में कौन भाग लिया है? उज्बेकिस्तान। ध्यान रखेंगे। इस वर्ष मेले की थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। मेले का थीम स्टेट जम्मू कश्मीर और भागीदार राष्ट्र के रूप में उज्बेकिस्तान। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी संगोली रैनान। कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्र संग्राम सेनानी संगोली रैन के नाम पर 180 करोड़ रुपए से लागत एक सैन्य स्कूल की स्थापना करेगी, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। संगोली रैन कितुरु के एक महान योद्धा थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ के? संगोली रायन जो हैं कितुरु के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु तक रानी
चेन्नम्मा के साथ व्यापकगत सिद्धांत यानी डोकोराइन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ध्यान रखेंगे संगोली रैन कितुरु। अंग्रेजों ने कितुरु साम्राज्य के राजा और राजकुमारी को मार डाला था। अंग्रेजों ने कितुरु साम्राज्य के राजा और राजकुमारी को मार डाला था तथा सिंहासन का कानूनन कोई उत्तराधिकारी न होने का फ़ायदा उठाकर वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कितुरु साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे। नेक्स्ट है कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय। कर्नाटक सरकार द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए एक नया कौशल उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्र में नई तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है और पिछड़े क्षेत्र में परिणामोन्मुखी परियोजना की ज़रूरत है। नई पीढ़ी और युवाओं को नवीनतम कौशल से परिपूर्ण करने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय वर्तमान समय की आवश्यकता है। कर्नाटक के चयनित हिस्सों में भर्ती और शिक्षा संस्थान में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 8% सीटें आरक्षित करने का नियम है। अधिकारियों को रिक्त पदों और क्षेत्र के विशेष दर्जा के तहत पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों का विवरण जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के आईटी पेशेवरों को अपनी गृह राज्य में कार्य करने की सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य विश्व में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क औद्योगिक के विभिन्न पहलुओं का एक मंच पर अभिसरण करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस टेक पार्क को प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधार पर डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वही बाद के चरणों के लिए शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022। 26 जनवरी 2022 को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का परिणाम घोषित किया गया है। सेना के तीनों अंग, केंद्र शासित पुलिस बल, अन्य सहायक बलों का मार्चिंग टुकड़ियों का प्रदर्शन, विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय विभागों की झांकियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जजों के 3 पैनल की नियुक्ति की गई थी। आइए देखते हैं विजेता। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ियों को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के रूप में चुना गया है। तो नौसेना की मार्चिंग टुकड़ियों को ध्यान रखेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ अन्य सहायक बलों का सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियों के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय विभाग के श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। लोकप्रिय श्रेणी में ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खोला गया है जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। तो विश्व का सबसे इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में है, भारत में। इस कैफे का नाम स्नोग्लू
है जिसे वसीम शाह ने बनाया है। इसे किसने बनाया है? तो वसीम शाह ने बनाया है। स्नोगलू को वसीम शाह ने बनाया है। कश्मीर के गुलमर्ग में बनाए गए इस कैफ़े का व्यास 44.5 फीट और ऊंचाई 37.5 फीट है। तो 44.5 फीट इसकी जो है ऊंचाई है, व्यास है, ठीक है, और ऊंचाई है 37.5 फीट, यानी लंबाई हो गया 44.5 फीट और ऊंचाई 37.5 फीट। तो ये गोल होता है दोस्तों, तो इसीलिए व्यास दिया हुआ 44.5 फीट और ऊंचाई है 37.5 फीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था। स्विट्ज़रलैंड का कैफ़े 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का है। यह कैफ़े इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटक आकर्षण में एक बनाया गया है। इसे कैफ़े में 2 खंड है, जिसमें एक खंड काल के लिए, एक दूसरा बैठने के लिए है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग 2021। 8 मार्च 2022 को भारत के अग्रणी थिंक टैंक स्पॉच द्वारा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग 2021 जारी की गई है। थिंक टैंक द्वारा, ध्यान रखेंगे। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों का अध्ययन करती है। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शीर्ष रैंक में हासिल किया है। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शीर्ष रैंक हासिल किया है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर्स रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। एशिया वार्ड एवं ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाए जा रहे इस कोर्स की लागत 10 से 15 करोड़ तक आएगी। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के हांगझाऊ शहर में होगा, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच में कहाँ होगा? हांगझाऊ शहर में, चीन में होगा, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं, ठीक है। ओलंपिक, एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियंस जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। अभी 2 नेचुरल कोर्स ही है जो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर बनाए गए। इन्हीं कोर्स पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। तो अभी 2 नेचुरल कोर्स कहाँ हैं? महेश्वर और होशंगाबाद के पास, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अटल सुरंग। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग की आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया। तो अटल सुरंग है, ठीक है। बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके के एक संगठन है जो प्रमाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.0 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ जोड़ेगा? मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से, मनाली से हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलांग घाटी को सिसु से जोड़ती है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलांग घाटी, मनाली के पास सोनाल घाटी, ध्यान रखेंगे, के सिसु से जोड़ती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन
के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। एक केंद्र निम्नलिखित है: नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेशन इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस सर्टिफिकेट रिसर्च, बेंगलुरु में है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन में इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसे औपचारिक रूप से दिसंबर 2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। यह केंद्र देश के सामूहिक ताकत का एक साथ लाने में मदद करेगा और व्यवहार्य अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार रोडमैप के विकास में सहायता करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप यानी CIF का शुभारंभ किया है। कौन शुरू किया है? अटल नवाचार और नीति आयोग, ठीक है, ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो 3 लोग मिलकर के किए हैं। अटल नवाचार, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है। इस फेलोशिप को प्री इंक्यूबेशन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने के अवसर प्रदान करेगी। यह 1 वर्ष की अवधि तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना महत्वाकांक्षी समुदाय नवप्रवर्तकों के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में, ध्यान रखेंगे, यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से की जाएगी। भारत के लिए ओलंपिक की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में रेलवे के सुशील कुमार यानी 2008 से 12, साक्षी मलिक 2016, रवि कुमार और बजरंग पूनिया 2020 में अधिकांश पदक जीते हैं। रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड के जरिए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देने के रूप में विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ नौकरी की सुरक्षा देकर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की सहायता की है। अब देखते हैं डॉगथन 2022। डॉगथन 2022 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी NCB ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाज़ारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डॉगथन 2022 का आयोजन किया है। भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसियों के रूप में कार्यरत NCB ने हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण मामला में सफलता प्राप्त की है। डॉगथन 2022 में प्रतिभागियों को डार्क वेब कॉलिंग के आधार पर सक्रिय नशीली दवा तस्करों तथा उनसे संबंधित नए बाज़ारों की पहचान करते हुए निष्क्रिय लोगों को रिहा करने और डिजिटल फुटप्रिंटिंग पर दवाओं की बिक्री करने वाले डार्क नेट बाज़ारों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए एक समाधान प्रदान करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वाटर टैक्सी सेवा। बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में मुंबई वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा को शुरू की गई है। तो वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में, ध्यान रखेंगे। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ी गई है। तो वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहर मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ी गई है। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होगी और नेरुल बेलापुर एलिफेंट द्वीप पर
जेएनपीटी के आसपास के स्थानों को भी जोड़ा जाएगा। सागर माला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपए है। 8.37 करोड़ रुपए है। वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसका उपयोगी शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस सेवा का योजना कई स्टॉप के साथ बनाई जा सकती है। बस की तरह यह टैक्सी के समान यह सेवा कई स्थानों पर ऑन डिमांड उपलब्ध करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो मध्य प्रदेश में है 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या चीज़ का शुरुआत की गई है, तो सबसे बड़ा बायो सीएनजी, ठीक है, बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है इंदौर में। 15 एकड़ में फैले बायो सीएनजी संयंत्र का सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी के तहत एक निजी कंपनी का लगभग 150 करोड़ रुपए निवेश स्थापित किए गए हैं। इस संयंत्र को इंदौर नगर निगम आईएमसी द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ी बायो सीएनजी इकाई बताई जा रही है। आईएमसी के अनुसार इस बायो सीएनजी प्लांट से आने वाले कुछ सालों में इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगी। 400 बायो जो हैं सीएनजी से चलेंगी इंदौर में। एशिया के इस सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र में हर रोज़ 550 टन गीले कचरे से 18,000 किलोग्राम बायो सीएनजी और बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र में हर रोज़ 550 टन गीले कचरों से 1800 किलोग्राम बायो सीएनजी और बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। इस संयंत्र में आईएमसी के खजाने से कोई पूंजी नहीं लगाई गई है, बल्कि गीला कचरा मुहैया कराने के बदले निजी कंपनी की ओर से शहरी निकाय के प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर। 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर के शुभारंभ किया गया है। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण तथा नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2022 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप्स और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ के साझेदारी से गुजरात विश्वविद्यालय की शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संवा हर घर जल जिला। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया। तो हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला बना है और चंबा देश का 100वां हर घर जिला बना है। ध्यान रखेंगे चंबा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंबा हर घर जल बनाने वाले 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिला भद्रदारी, कोठागुड़म, जयशंकर, भूपालपल्ली, कोमाराम, भीम, आसिफाबाद सभी तेलंगाना में है। ये सब सभी तेलंगाना में और हरियाणा का मेवात है। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। 2024 तक 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ 17% घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित
हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो वो हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक में से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बिजली ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाई जा रहा है। कंपनी के पास थर्मल, त्वरित, एनारोबिक पाचन, रिएक्टर की तकनीकी में बायोमास, हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन कर सकता है। बिजली ग्रीन के पास अभी तक नामित संयुक्त उद्यम में 50% का स्वामित्व होगा और 50% इच्छुक किसानों से आएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निकर्षण सदन म्यूजियम। 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है। निकर्षण सदन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ड्रेजिंग म्यूजियम है। म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और विशालकाय समुद्री संरचनाओं की नींव डालने वाली मशीन के मॉडल प्रदर्शित किया गया है। ड्रेजिंग जल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंत्री ने कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र को भी उद्घाटन किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गा तेल कुआं। 21 फरवरी 2022 को वेदांत समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। यह तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें अपने एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RONHP 2017 बाड़मेर जिले के चौटन और गुड़ामलाड़ी तहसील में स्थित है। यह ब्लॉक 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है जो कंपनी का 41 ब्लॉकों में से एक है। इसे 2018 में OLP-1 दौरे की बोली में आवंटित किया गया था। इस ब्लॉक में वेदांता का 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया है तथा इसे दुर्गा नाम दिया है। आइए देखते हैं, डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च 2022 के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च 2022 को एशिया का सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने भागीदार किया है। इस आयोजन में 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने भागीदारी की है। ठीक है, भारत का प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करना था। इस वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 900 भागीदारियों में से 100 से अधिक विदेशी हैं। 1000 ड्रोन डिस्प्ले इसी प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण था। यह दूसरी बार है जब देश में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व 29 जनवरी को दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट के दौरान भी इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। गैरतलब है कि डेफ एक्सपो के रूप में इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की परंपरागत शुरुआत 2014 में दिल्ली में की गई थी, जिसके बाद से इसे कई स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है। गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किया जा चुका है। आइए अब देखते हैं किसान ड्रोन।